रानी ने पेड़ के पास जाकर जैसे ही फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, रुकिए रानी जी, आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे फूल नहीं तोड़ सकती। पौधे की आवाज सुन रानी ठिठक कर वहीं रुक जाती है। चंपा के पौधे से आई आवाज इतनी स्पष्ट और तेज थी कि राजा सहित वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। अब तक तो राजा ने सिर्फ अन्य लोगों के मुख से ही बोलने वाले चंपा के पौधे के बारे में सुना था, पर अब जब उसने अपने कानों से सुना तो वो भी हैरान रह गया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है। मैं टूटू या लगूं आकाश? बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, ये तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए बहन इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश। बांस के इतना कहते ही चंपा की डालियां फिर से ऊपर उठी और आकाश को छूने लगी। रानी पौधे की बात सुन हैरान थी कि ये पौधा क्या बोल रहा है, कहीं हमारी पोल न खुल जाए। उसकी सिट्टी पीटी गुम हो गई। रानी ने सोचा, कहाँ तो फूल तोड़ने आई थी, फूल मिलना तो भाड़ में गया, यहाँ तो हमारा ही किया कराया उजागर हो रहा है। निराश हो चुपचाप वो एक चोर की तरह वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई, दुखी हृदय के साथ खुद में ही खोई। रानी राजलक्ष्मी के कानों में जब सौतेली माँ नामक शब्द पड़े तो उसके भी कान खड़े हो गए। चंपा और बांस की सारी बातें सुन उनका हृदय विचलित होने लगा। राजा सहित अन्य लोग भी सारी वार्तालाप सुन हैरान थे, पर किसी की समझ में अब तक कुछ नहीं आ रहा था। 6वें नंबर की रानी के आने के बाद 5वीं, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। जब किसी को चंपा का फूल नहीं मिला तो राजा की पटरानी अथवा बड़ी रानी चंपा के पौधे के पास गई। चंपा का पौधा अब भी आकाश में लगा हुआ था। पटरानी बोली, सुनो चंपा के पौधे, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उसके ऊपर हमारा अधिकार है, इसीलिए चंपा अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बांस, हमारी सौतेली माँ हमें फूल देने के लिए चेतावनी के साथ धमका रही है और हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? बांस बोला, ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये पटरानी होंगी राजा की और अपने राज्य की। हम इनके राज्य की प्रजा नहीं है और न ही हम कोई वस्तु है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। क्या तुम्हें याद नहीं है बहना, इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ है। इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है और इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। यह तो महारानी बनने के लायक भी नहीं है, इसलिए बहना तुम्हें इनके पापी हाथों का स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। शर्म और अपने कुकर्म का भेद खुल जाने के डर से बड़ी रानी भी ठगी सी चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ गई। सारा माजरा देख राजा जय सिंह अब की बार खुद जाने के लिए खड़े होते हैं। चंपा के पौधे की डालियां अब पहले की तरह वापस अपनी सामान्य ऊंचाई पर आ गई। अब की बार राजा जय सिंह खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास गए। जब राजा ने फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से भी अनुमति नहीं लूंगी और यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। चंपा के पौधे की बात सुन राजा जय सिंह हैरान रह गया। सोचा आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं ले रही। राजा बोला, हे चंपा के पौधे, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता हूँ। मेरे राज्य में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी खुश और स्वतंत्र है। मैंने आज तक किसी को जरा सी भी तकलीफ नहीं दी। फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे अपने फूल लेने से रोकने के लिए आपको अपने भाइयों से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तब चंपा के पौधे से आवाज आई, हे राजा महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि आपने आज तक किसी भी जीव जंतु को कोई तकलीफ नहीं दी, परंतु महाराज आप में एक सबसे बड़ी कमी है कि आप कान के कच्चे हैं। जो कोई भी आपसे जैसा भी कहता है आप बिना सच्चाई जाने वैसा ही मान लेते हैं। खुद से कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को तो संतान मान लिया, लेकिन क्या कभी आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की जरा सी भी कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है? अरे छोड़िए राजा महाराज, आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की भी सुरक्षा तक नहीं कर पाए। बिना सच्चाई का पता किए आपने एक सच्ची नारी को धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। तो जाइए महाराज, जाकर अपने राज्य को संभालिए। आप मेरे फूलों के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। चंपा के
पौधे की बात सुन बेचारा राजा निरुत्तर हो गया और चुपचाप मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उनके मन में हजारों सवाल एक साथ उठ रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या सच है क्या झूठ। राजा अपने विचारों की उधेड़ बुन में खोया हुआ था। तभी वजीर गौरीनाथ उनके पास आता है और कहता है, महाराज आप यदि आदेश दे तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी फूल तोड़ने के लिए एक बार पौधे के पास भेज कर देखे। राजा कुछ कहते उससे पहले ही पटरानी बोल उठी, मंत्री जी जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं टूटे वह इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे। मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लेते हुए मंत्री जी को अनुमति दे दी। मंत्री रानी राजलक्ष्मी के पास जा उन्हें फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। मंत्री की बात सुन रानी राजलक्ष्मी अनमने मन से उठी और चंपा के पौधे की तरफ देखती हुई बोली, मंत्री जी पौधे की डालियां काफी ऊंचाई पर हैं, मेरे हाथ वहां नहीं पहुंचेंगे। मंत्री बोला, रानी जी आप एक बार वहां पर जाकर कोशिश करके देखिए तो सही। मंत्री जी के समझाने पर रानी राजलक्ष्मी हिम्मत करके चंपा के पौधे के पास गई। कांपते हृदय और बोझिल कदमों से रानी राजलक्ष्मी चंपा के पौधे के पास जाती है। पौधे के पास जाकर जब रानी ने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे प्यार से सहलाया तो पौधे के स्पर्श से रानी को असीम आनंद मिला, जैसे वह अपनी औलाद को सहला रही हो। तभी चंपा के पौधे से रुंधी हुई आवाज आई, भैया बांस। बांस ने कहा, बहन चंपा तुम रो रही हो। चंपा ने कहा, हाँ भैया रुका ही नहीं गया, क्योंकि आज हमारी माँ मेरे फूल लेने आई हैं। उनके प्यार भरे प्रथम स्पर्श से मैं आनंदित हो गई, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया। माँ शब्द सुनते ही रानी राजलक्ष्मी भी भावुक हो उठी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया आप मुझे आदेश दे कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो, माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। इस आवाज के साथ ही चंपा के पौधे की सारी डालियां झुककर रानी राजलक्ष्मी के चरणों को छूकर उनके चारों ओर फैल गईं और रानी के ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे। वो बिना पलक झपकाए इस असीम पल का आनंद ले रहे थे। राजा जयसिंह का भी मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी रानियों ने जब ये नजारा देखा तो वो पैरों से लेकर सिर तक जल भुन गई। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। इधर रानी राजलक्ष्मी तो जैसे सब भूलकर असीम आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। उनके सिर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे। रानी राजलक्ष्मी एक सांस आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाए जा रही थी। ये नजारा देख गांव के सभी लोग हैरान थे। राजा जयसिंह से जब ये सब देखकर रुका नहीं गया तो वे चंपा के पौधे के नजदीक आए और बोले, हे जादुई पौधे, तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंद कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हो। इसके पीछे क्या कारण है? हे पौधों, अब ये राज मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब और न तड़पाओ और इसका भेद खोलो। तब चंपा के पौधे से आवाज आई, हे राजन, मैं और यह 6 बांस के पेड़ आपकी और छोटी रानी राजलक्ष्मी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ ही हुआ था। हमारे जन्म के समय हमारी माँ बहुत अधिक पीड़ा में थी। तब हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया। तब पटरानी ने साजिश करते हुए हमारी माँ को दीवार के सहारे खड़ी हो जाने के लिए कहा, ताकि जब हमारा जन्म हो तब हम ऊंचाई से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पर महाराज, ईश्वर की कृपा से हम 7 का जन्म उसी अवस्था में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। पर हमारी माँ दर्द के कारण हमें जन्म देते ही बेहोश हो गई। उनकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए बड़ी रानी ने एक दाई को बुलाया और उसे पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा।